जरा चलते हैं इमेज का टैग। इमेज के टैग को नहीं हमने देखा था। अब सिर्फ 2-3 टैग्स हमारे बच गए हैं। यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने एसईओ करनी है तो आपको कोडिंग में एक्सपर्टीज चाहिए, एचटीएमएल फाइल बनानी आनी चाहिए, एचटीएमएल का टाइटल समझ आना चाहिए, हेड पोर्शन क्या होता है, ये सब कुछ वो चीजें बता रहा हूं जो मैंने आपको डिलीवर की हुई है। हेड पोर्शन क्या होता है, टाइटल कहां पे लगता है, टाइटल क्या होता है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये बाद में पढ़ना है। टाइटल लगता कहां है, सिर्फ अभी ये प्रैक्टिस है। फेविकॉन कैसे लगता है, फेविकॉन में अगर कोई फाइल होती है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, हेडिंग स्टाइल क्या होती है, कितने हेडिंग स्टाइल्स हैं, क्या टैग है, पैराग्राफ के अंदर स्ट्रॉन्ग और बोल्ड को कैसे इस्तेमाल करते हैं, यही है ना। एक अभी आपको मैं इमेज का टैग पढ़ा दूंगा, इमेज के बाद एक हाइपरलिंक यानी कि एंकर का टैग पढ़ा दूंगा, हमारा काम खत्म हो गया। इसके बाद हम सीधे एसईओ पर चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर इन टैग की प्रैक्टिस ही नहीं आती है, मैं आपसे कहूंगा कि भाई ये इंप्लीमेंट करो वेबसाइट के ऊपर, कैसे करोगे? इन्हीं चीजों को तो चेंज करना है। हर दफा बार बार जाकर कोई बंदा मुझे अपनी वेबसाइट देगा, मुझे प्ले करना है उसके टाइटल के साथ, मुझे प्ले करना है उसके हेडिंग स्टाइल से, मुझे प्ले करना है उसके मेटा से, मुझे प्ले करना है उसके टेक्स्ट से, पैराग्राफ से, बोल्ड स्ट्रॉन्ग कहां लगाना है, फेविकॉन कहां लगाना है, हाइपरलिंक्स कहां लगाने हैं, तस्वीरें लगेंगी हैं तो उनको कैसे ऑप्टिमाइज करना है। अगर मुझे इनकी प्रैक्टिस नहीं है तो मैं नहीं कर सकता ऐसे। मैं हर दफा यही काम करता हूँ, मेरे पास जितनी वेबसाइट ऑन साइट आएंगी मैं हर दफा यही काम करूंगा। तो इस काम करने के लिए मुझे बार बार क्या करना है, टैग के साथ तो प्ले करने हैं। तो अगर मुझे टैग्स की प्रैक्टिस नहीं, मैं भूल जाऊँ टैग को, कोई इमेज का टैग क्या करता है मैं भूल जाता हूँ, तो मैं कैसे ऑप्टिमाइजेशन करूंगा? ऑप्टिमाइजेशन के लिए मुझे उस टैग की जरूरत है। ठीक है, समझ आ गई ये बात की? नहीं, कुछ नहीं, आप प्रैक्टिस के लिए कुछ भी बना दें। अपने नोट्स हैं जो, जैसे हमारे नोट्स हैं ना, मैं कह जैसे हमारे नोट्स हैं, आप इन्हीं को बनाना शुरू कर दो, कुछ भी लिखो। हमने जो प्रैक्टिस की है एक दो वर्ड्स के साथ भी इशू आया तो हमने प्रैक्टिस की है, और जहाँ पर हमने सेव किया उसको ओपन किया तो हमें चेंजेस शो हुए, हमें उसी तरह HTML लैंग्वेज में कोडिंग भी शो हुई। हाँ, इसका मतलब है कि आपका सिंटैक्स इशू है। इसका मतलब है कि आपका सिंटैक्स, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजें, मैं आपको बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन देख के मुझे खुशी होती है ग्रुप में। इस तरह के क्वेश्चन भेजें ना, इस तरह की क्यूरी ग्रुप में करेंगे, ये ले और स्क्रीनशॉट भेज दो ना। जैसे भी आप कह रहे हो ना कि उधर आउटपुट आ रही है, आपने मुझे आउटपुट भेजनी है तो दोनों आउटपुट भेजनी है, ब्राउजर की आउटपुट भी भेजें और नोटपैड में अगर लिखा हुआ है तो उसकी जहां पर लिखा है ना वो भी स्क्रीनशॉट भेजें। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी एरर क्या आ रहा है। अगर किसी के पास पड़ी होगी मुझे ग्रुप में भेजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या एरर आ रहा है आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर तो वो एज इट इज कोड नजर आ रहा है ना, तो ये मुझे यकीन है कि आपकी फाइल जो है ना वो HTML नहीं बनी, यानी आपने उसकी टाइप को HTML नहीं बनाया। HTML ना बनाने का मतलब क्या है कि टेक्स्ट फाइल है, तो टेक्स्ट फाइल तो एज इट इज ही शो हो जाएगी ना। इस फाइल को जरा सेव करें। मैंने काफी सारी गलतियां करने की कोशिश की है कि वैसा कर दूं जैसा आप लोग कर रहे हैं। ये बन गई फाइल, कहाँ सेव किया मैंने? HTML में। पहली बात तो ये कि इसकी शक्ल देख के मुझे पता लग रहा है कि HTML नहीं है। लग रहा है आपको भी पता कि नहीं लग रहा है? ऐसी आ रही है ना कि इसमें उसका नाम, उसकी टाइप HTML नहीं है, आपको उसको HTML बनाना है। ठीक है, चलो मैंने यहीं से कर दिया HTML। नहीं, इसको यहाँ से नहीं समझ में आई, उसको वहीं से समझ में आएगी। इधर आ जाए, सेव एज, यहाँ क्या करेंगे, ऑल फाइल्स, यहाँ पर इसमें आते हैं। अब आ गए .html। टेस्ट केस नहीं आया अभी भी, नहीं अभी भी गलत नाम लिखा जा रहा है। दोबारा करें, जी सही लिखा गया। देखिए अब चेंज हो गया, अब आइकॉन चेंज हो गया ना, सिर्फ .html करने से ही चेंज हो गया, यानी उसको पता लग गया ना कि मेरा फॉर्मेट क्या है। अब मैं इसे डबल क्लिक करता हूं, अब
आपको पता लगे इतनी सारी गलतियां क्यों आई हैं? ये मैंने खुद से गलतियां की थी कि आप ये गलतियां कर रहे होंगे। कौन सी गलतियां मेजर में जिसमें जो गलती किया देख रहे हैं आप? कर दूं H1? चलो H1 नहीं लिखा, आपको लग रहा है कि मैंने H1 नहीं लिखा शायद। यार अब गलती तो बेचारो ना, इसमें इतनी बड़ी गलती किया, हर दफा मैंने स्पेस दिया, ये सबसे बड़ी गलती है, स्पेस नहीं देनी। स्पेस इलीगल कैरेक्टर है सिंटैक्स लिखते हुए। हाँ, अब इसी फाइल को अगर मैं ठीक करूं तो ये सीधी हो जाएगी बिल्कुल। ये स्पेस गलत है, ये स्पेस भी ठीक नहीं है, मतलब स्पेस है ही नहीं यहाँ पे, स्पेस हमें यहाँ पर देनी ही नहीं है। ठीक हो गया? चलिए अब हम चलते हैं आगे और अगली हम बात करने जा रहे हैं इमेज की। पहले मैं वेबसाइट खोलता हूं, ताकि हम देखें कि हम अब कौन सा एलिमेंट देखने जा रहे हैं एक वेबसाइट का। यानी हमने जो वेबसाइट के एलिमेंट्स देखे हैं अभी बॉडी में से, खास तौर पर इसको देखा है, ये हेडिंग था। पैराग्राफ को देखा, पैराग्राफ के अंदर आप देख रहे हैं ये हाईलाइट हुआ है, इसका मतलब है ये क्या है, बोल्ड है, यहाँ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। अब हम एक और मेन एलिमेंट देखने लगे तो आपको लगेगा कि हम बहुत सारी वेबसाइट कवर कर लेंगे। वो क्या है, तस्वीरें। क्योंकि हम जब इसको ड्रैग कर रहे हैं तो बार बार हमें क्या नजर आ रहा है, पिक्सी नजर आ रही है ना, बार बार रिपीट होकर। इसका मतलब क्या होगा कि तस्वीरें लगी हुई हैं तो किसी टैग से लगी हैं, उसके लिए एक ही टैग है, मतलब बार बार एक ही टैग रिपीट हो रहा है। तो इस टैग को अगर हम समझ लेंगे तो हमें वेबसाइट का बहुत सारा हिस्सा समझ में आ जाएगा। पैराग्राफ को भी हम समझ चुके, यानी लिखने वाली चीज़ों को भी समझ चुके, तस्वीरें लगाने वाली को भी समझ लेंगे। तो एक वेबसाइट में क्या होता है, तस्वीरें होती हैं, यहाँ टेक्स्ट होता है, बस दो ही तो चीज़ें होती हैं एक वेबसाइट में, ठीक है। अब हम जरा देखते हैं कि ये कैसे तस्वीर कैसे लगनी है। चलो इसी के नीचे लगा लेते हैं। अब इसके लिए टैग हमारे पास कौन सा यूज होता है, IMG का। मैं आपको टैग भी बताऊंगा और इसकी ऑप्टिमाइजेशन भी बताऊंगा साथ, ठीक है, कि हम इसको SEO के हवाले से ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। सबसे पहले तो इस टैग का जो नाम है वो क्या है। जैसे मैंने कल पूछूं ना भाई कि तस्वीर लगाने के लिए कौन सा टैग होता है, इसका क्या मतलब है, कौन सा टैग होता है, IMG का टैग होता है तस्वीर लगाने के लिए, ठीक है। और अगर मैं कहूँगा एक वेबसाइट है, इसके अंदर से सारे तस्वीरों के टैग ढूंढो, तो इसका मतलब आप किसको आइडेंटिफाई करोगे, IMG को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। इसमें कितने IMG लगे हुए हैं। सो हमने कहा IMG, ये तो टैग का नाम है, ये एट्रीब्यूट नहीं है। IMG इज नॉट एट्रीब्यूट, IMG टैग का नाम है। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट होती है टैग के अंदर जो ऑप्शंस आती हैं उन्हें हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसके आगे मैंने लिखा SRC और डबल कोट्स लगा दिए। अब ये SRC जो है ना, ये एट्रीब्यूट है। जी मैं बता देता हूँ उन्हें क्या होगा, वो कहाँ चले गए, क्या होगा, तबीयत ठीक है, पानी शानी पियो भाई जाके, हैं जी। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, SRC का मतलब होता है सोर्स, ठीक है। अब आपको अंदाजा हो गया, भाई कह रहा हूं मैं इमेज लगाना है तो उसे बताना तो पड़ेगा इमेज कहाँ है, ठीक है। यहाँ आकर इमेज फाइल का नाम बताना है हमने, ठीक है। जिस फोल्डर में, हम किस फोल्डर में देखें, यहाँ पर मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है सोशल मीडिया के नाम से। चलो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। आप देखें मैं कैसे काम करता हूँ, ये गलतियों से बचने के लिए करता हूँ ना। अगर मैं इसको कॉपी करके वहां लेकर जा रहा हूँ, टाइप नहीं कर रहा, क्यों कर रहा हूँ ऐसे, गलती ना हो। तो अगर आप खुद अपना इम्तिहान लेंगे और पहली प्रैक्टिस में यही गलती कर बैठेंगे कि इधर स्पेलिंग और उधर स्पेलिंग और, तो गड़बड़ हो गई ना। तो ऐसे मैंने इसको F2 किया रीनेम करने के लिए, जैसे करते हैं वो, उसने मुझे टेक्स्ट दे दिया, मैंने इसे Ctrl+C कर दिया, कॉपी हो गया। यानी कि मैंने यूज़ क्या किया, बेसिकली रीनेम का शॉर्टकट, ये F2 प्रेस किया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे किया Ctrl+C। अब इस फाइल का फॉर्मेट क्या है जरा देखें, आगे लिखा हुआ आ रहा है JPG है, मतलब इमेज। टैग कौन सा है, इमेज। मैं कह टैग भी इमेज है, फॉर्मेट भी इमेज है। आपकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, आप जरा बाइक से होकर पानी शानी पी के हैं। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है, बाद में सुन लेना, जरा अपनी तबीयत को फ्रेश करके आओ। अच्छा मैं जूम कर देता हूँ। अब आप कोशिश किया करें मेरी क्लास में ना, जरा चेयर बेशक आगे कर दिया करो थोड़ी सी, क्योंकि बिल्कुल एक्सट्रीम पर जाओगे ना तो, क्योंकि जो टेक्स्ट लिखा होगा ना उसको मैं जितना भी जूम करूंगा गड़बड़ करेगा, और अगर मैं बहुत ज़्यादा जूम करूंगा ना तो हमारी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी।
जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ना तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए कोशिश किया करें खासतौर पर जिन्हें दिखने में थोड़ा सा इशू है, क्रीप होकर बैठ जाएगा, मतलब ये चेयर आगे हो सकती हो, ठीक है, इधर तक स्पेस है ना आपके पास, कोई बात नहीं, थोड़ी सी आगे कर लिया करो ताकि वो जो पीछे वाले स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा पीछे ना बैठे। अच्छा अब ज़रा आए, नाम लिखा था ना हमने, क्या था नाम इसका, जेपीजी, देखे मैंने वहीं से कॉपी कर लिया नाम ताकि मेरी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, क्योंकि आपने शुरू में जो कुछ करनी है ना वो ये सारी मिस्टेक्स यही वाली हैं। डॉट जेपीजी। अब देखिए इमेज के फॉर्मेट्स बहुत सारे हैं ना, पीएनजी भी इमेज का फॉर्मेट है। अब इस वक्त मेरे पास जो इमेज है वो जेपीजी का है, फॉर एग्जांपल मेरी जो फाइल होती है वो जेपीजी ना होती, पीएनजी की होती, तो फिर मैं यहाँ पर एक्सटेंशन में पीएनजी लिखता। मुझे पता कैसे लगना था, मुझे ऐसे पता लगना था, भाई यहाँ लिखा हुआ है ना जेपीजी, वो देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है पीएनजी, तो यहाँ से पता लग रहा है आपको कि आपकी फाइल का फॉर्मेट कौन सा है। अब हमने एक एट्रीब्यूट दे दिया, लेकिन अभी इसके और एट्रीब्यूट्स भी हैं। इसका अगला जो एट्रीब्यूट है वो है आल्ट। एसआरसी का मतलब पता लगे ना क्या है, सोर्स। अच्छा अब ये जो अगला एट्रीब्यूट है आल्ट, आल्ट का मतलब है अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट का मतलब आपको समझ में आ गया कि भाई इमेज लगा रहे हैं तो वो कह रहा है इमेज का अल्टरनेट क्या है। हाँ, इमेज का अल्टरनेट की क्या जरूरत पड़ रही है, इमेज के अल्टरनेट की दो लोगों को जरूरत है, एक विजिटर्स को कि भाई अगर किसी भी वजह से मेरी वेबसाइट लोड हो रही है और मेरा इमेज लोड नहीं होता, किसी भी वजह से नहीं होता, मेरी इंटरनेट स्पीड की वजह से ही नहीं होता, तो क्या होगा, इमेज तो शो ही नहीं होगा, तो फिर क्या शो होगा, फिर वो टेक्स्ट शो होगा जो हमने आल्ट में लिखा होगा, यानी अल्टरनेट में लिखा होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कितना, 120 से लेकर 140 कैरेक्टर तक कोई मैसेज दे सकते हैं। अब ये मैसेज तो विजिटर के लिए, वैसे तो अगर विजिटर को तस्वीर नजर नहीं आ रही तो उसे टेक्स्ट देख के कोई फायदा तो नहीं होगा खास, उसे टेक्स्ट देख के कुछ मिलेगा तो नहीं ना, देखनी तो सिर्फ इमेज थी, ठीक है, तो विजिटर को तो सिर्फ ये टेक्स्ट ही नजर आएगा, तस्वीर नजर नहीं आएगी। असल में ये बेसिकली हम विजिटर के लिए नहीं लिख रहे हैं, ये हम किसके लिए लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं क्राउलर्स के लिए, जिसने आपकी वेबसाइट को रैंक करना है, जो आपकी वेबसाइट को रोजाना स्कैन करता है और वो देखता है कि भाई कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो मेरे स्टैंडर्ड्स पूरे कर रही हैं, ताकि उन वेबसाइट्स को मैं टॉप के ऊपर दिखाऊं। क्राउलर का क्या काम है, आपकी वेबसाइट को स्कैन करना और स्कैन करने के बाद उसको इंडेक्सिंग सर्वर पर लेकर जाना। अब इंडेक्सिंग सर्वर का क्या मतलब है, मतलब एक ऐसी कंप्यूटर है जहां पर वो वेबसाइट पड़ी हुई हैं जो अच्छी हैं, इंडेक्सिंग करके, तो जब भी कोई बंदा सर्च करता है तो उस सर्वर से क्यूरी जनरेट होती है और उधर से लिंक आ जाता है। तो पहले क्या होती है क्राउलिंग, क्राउलिंग का प्रोसेस क्या कहलाता है, स्कैनिंग, और इसके बाद जब स्कैन हो जाता है तो हर को स्कैन कर करके उधर इंडेक्सिंग सर्वर पे लगाता रहता है। और इंडेक्सिंग कैसे करता है, बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे मैं आपकी इवैल्यूएशन करूंगा कि भाई एक बंदे के नंबर 90% है तो एक 80% है तो एक 70% है तो एक 50% है, 90% वाला ऊपर होगा, इसी तरह फिर तो ये इंडेक्सिंग ही है ना आपकी। इसी तरह वेबसाइट की इंडेक्सिंग भी इसी तरह ही होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और एक और चीज़ याद रखिए, मैं जब वेबसाइट बनाई है मैंने और मैं इसको देख रहा हूँ, मैं कहता हूँ भाई बड़ी खूबसूरत वेबसाइट है ना, कलर्स हैं, तस्वीरें हैं, टेक्स्ट हैं, फॉर्मेटिंग भी हुई हुई है, अच्छी लग रही है देखने में। क्राउलर को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्राउलर को ये चीज़ें मुतासिर नहीं कर रही हैं, क्राउलर आपकी वेबसाइट के इस हिस्से को देख ही नहीं रहा, क्राउलर हमारी वेबसाइट के रैंक करने के लिए इस हिस्से को नहीं देखता। क्राउलर किस हिस्से को देखता है, कंट्रोल यू कर रहा हूँ मैं, ये मैंने कंट्रोल यू किया, कंट्रोल यू किस चीज़ का शॉर्टकट है, कोडिंग का, यानी कि आप वेबसाइट खोली हुई है, आप कोडिंग में जाना चाहते हो, आप कंट्रोल यू कर दो, क्राउलर ने इसको देखना, इसको देखना है, इसका मतलब कोडिंग को। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने इमेज को अगर रैंक करवाना है तो उसने आपका इमेज का टैग चेक करना है और टैग के अंदर उसने जाके चेक करना है कि भाई इसका अल्टरनेट क्या लगा हुआ है, जो उसका अल्टरनेट लगा हुआ है बेसिकली वो समझेगा कि ये इस इमेज का कीवर्ड है, इस कीवर्ड की बेस पर मुझे इसको रैंक करवाना है। इसीलिए जब हम गूगल में जाकर कुछ लिखते हैं तो क्या होता है, जब भी हम कुछ टाइप करते हैं तो उस तरह के कितने सारे इमेजेस आते हैं, बेसिकली वो रैंक इमेजेस होते हैं, उनकी एसईओ अच्छी हुई होती है इसलिए वो टॉप पर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या पता लगा कि भाई ये जो आल्ट एट्रीब्यूट है एक्चुअली हमें यहाँ पर अपने कीवर्ड का यूज करना है। अब मैंने लगाई क्या हुई है तस्वीर, लेकिन एक्चुअली मैं चाह क्या रहा हूँ कि उस तस्वीर के अगेंस्ट मेरा जो कीवर्ड है जब भी कोई बंदा लिखे तो मेरी तस्वीर रैंक करे। तो वो कह रहा है कि भैया आपका जो मेन कीवर्ड है या जो सेकेंडरी कीवर्ड है या जो प्राइमरी कीवर्ड है आप उसको आल्ट में लिखो। कितना लिख सकते हैं, 120 से लेकर 140 कैरेक्टर्स तक हम उसने कहा आप लिख सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरा कीवर्ड है सोशल मीडिया
मार्केटिंग एजेंसी, ये मेरा कीवर्ड था कि कोई भी बंदा ढूंढने लगा हुआ है, तो मैंने क्या किया हुआ है, एक डिजाइन बनाया हुआ है, वेबसाइट पे लगाया हुआ है। अब कोई भी बंदा गूगल पर जाकर लिखेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, तो ये मेरा अगर रैंक होगा तो ये मेरी तस्वीर ऊपर सबसे टॉप पे नजर आना शुरू हो जाएगी। कीवर्ड हमारा एक पूरा टॉपिक है जिसको हमने इसके बाद पढ़ना शुरू करना है। जैसे ही हम वेब एडिटिंग कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम कीवर्ड रिसर्च पढ़ेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स कितनी तरह के होते हैं और कीवर्ड्स कैसे बनाते हैं। ये हमारा टॉपिक है अलग से, ठीक है। अभी हम वो एसईओ का पहला टॉपिक है हमारा, जिसमें हम पहले कीवर्ड्स बनाते हैं। क्यों बनाते हैं ये भी हम उसमें पढ़ेंगे, बाकी का काम क्यों नहीं शुरू करते। सो अभी हमने देखा, अभी आप ये समझ लो कि ये सर्च क्यूरी है, चलिए हम इसे कीवर्ड नहीं बोलते, हम इसे क्या कह देते हैं कि ये सर्च क्यूरी है, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको दो एट्रीब्यूट्स का पता लगा। पहला एट्रीब्यूट तो बहुत ही नागुज़ीर किस्म का एट्रीब्यूट है ना, वो लगाएंगे नहीं तो भाई इमेज ही नहीं आएगा। एसआरसी फाइल का नाम है ना, अगर एसआरसी ही यूज नहीं करूंगा तो इमेज ही नहीं आएगा। मगर ये जो आर्ट का एट्रीब्यूट है, मैं यूज करूं या ना करूं ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। नहीं यूज करूंगा तो क्या होगा, रैंक नहीं करेगा लेकिन इमेज तो नजर आएगा। अच्छा, उसके बाद एक और इसका एट्रीब्यूट है, मैं नीचे वाली लाइन में आ गई हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। स्टूडेंट्स कह रहे हैं शायद नजर नहीं आ रहा, इसका फोन थोड़ा सा बेहतर करूं और थोड़ा बहुत बेहतर कर लेते हैं। चलो जी, अब अगला एट्रीब्यूट क्या है इसका, टाइटल। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है ये टाइटल का। टाइटल क्या होता है, वैसे तो भी हमने टाइटल का टैग पढ़ा था, अब आपने मिक्स नहीं करना टाइटल के टैग को इस टाइटल के एट्रीब्यूट से मिक्स नहीं करना। टाइटल का टैग इज समथिंग एल्स, वो पढ़ लिया, लिख लिया, लगा दिया, खत्म। अब उस टाइटल का इस टाइटल से कुछ लेना देना नहीं है, ये कुछ और टाइटल है। ये टाइटल क्या कह रहा है देखिएगा जरा, मैं माउस के ये बटन के ऊपर माउस रखा, ये नोटपैड के ऊपर वाले बटन पे माउस रखा मैंने, देख रहे क्या हुआ, कुछ लिखा हुआ आया, लिखा हुआ आ गया ना। ये जो टूल टिप आ रही है इसको टूल टिप कह सकते हो, माउस ओवर टेक्स्ट कह सकते हो। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा जो इमेज है, जब कोई बंदा उसके ऊपर माउस लेकर आए तो उसके ऊपर भी कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो दिस टेक्स्ट इज कॉल्ड टाइटल। इस टेक्स्ट को हम टाइटल कहते हैं। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये कोई साइंस मुझे बताएगा मैं क्यों ये करने लगा हूँ, क्यों नहीं सिर्फ सादा सादा इमेज ही लगा लेता। हाँ, क्यों मैंने टाइटल लिखा, क्यों मैंने, और मैं इसमें देखे वर्ड भी एक स्पेसिफिक लिख रहा हूँ। मैं क्या वर्ड भी एक ही खास स्पेसिफिक कीवर्ड यूज करने लगा हूँ रैंक कराने के लिए भाई। लेकिन अगर मेरी तस्वीर, मेरी वेबसाइट पे तस्वीर लगी हुई है तो इसका मतलब क्या होगा, दूसरों की वेबसाइट पे भी तो तस्वीरें लगी होंगी। अब मेरी तस्वीर क्यों पहले आएगी और दूसरों की तस्वीरें क्यों नीचे जाएंगी। अगर मैं ज्यादा अच्छा ऑप्टिमाइज करूंगा, और ऑप्टिमाइज करने का क्या मतलब है, मैं वो सारे काम कर रहा हूँ जो गूगल कह रहा है। गूगल कहता है मैं आपको रैंक करूंगा, पहले नंबर पे लाऊंगा, अब ये काम कर लो। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरा कंपटीटर आर्ट का एट्रीब्यूट यूज नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होगा, उसकी वेबसाइट तो नीचे चली जाएगी। अगर मैंने आर्ट भी यूज किया और टाइटल भी यूज किया, तो उसने आर्ट यूज किया, टाइटल यूज नहीं किया। पहली प्रायोरिटी आर्ट की है, दूसरी प्रायोरिटी टाइटल की है, तो इसका मतलब क्या होगा कि फिर मैं ही ऊपर रहूंगा। मतलब कहने का क्या मतलब है कि मैं जितने ज्यादा स्टैंडर्ड्स ज्यादा अप्लाई करूंगा अपनी वेबसाइट पे, मेरे नंबर 1 रहने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अगर मैं ये कहूँ कि गूगल के 100 फैक्टर्स हैं, तो मैं 100 फैक्टर्स अप्लाई करने लगा हूँ, इसका मतलब है मैं टॉप पे रहूंगा। जो दूसरा बंदा है वो 99 यूज करेगा तो वो दूसरे नंबर पे रहेगा। लेकिन गूगल के क्या फैक्टर्स हैं ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, रिटर्न भी नहीं है। अगर कोई बंदा गूगल को आप सर्च करेंगे कितने फैक्टर्स हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट पे मुख्तलिफ काउंट लिखा होगा और मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होंगी। इसका मतलब क्या है कि सब लोगों ने एक तो गूगल के प्रोवाइडेड और अपने एक्सपीरियंस की बेस पर कुछ फैक्टर्स लिखे होंगे, मगर वो सारे नहीं है। गूगल के स्टैंडर्ड्स हर रोज चेंज होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आ रहे हैं कम से कम इतने तो अप्लाई कर लो। अब जब कंपैरिजन होगा कि एक वेबसाइट और दूसरी वेबसाइट, भाई ऊपर किसने आना है, ठीक है, तो ऊपर किसने आना है, जिसने ज़्यादा स्टैंडर्ड अप्लाई किए होंगे, जिसने कम किए होंगे वो नीचे आएगा। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि एक नंबर पर 2 आ जाए, एक नंबर पर एक ही आएगी, दूसरे नंबर पर भी एक ही आएगी, तीसरे नंबर पर भी एक ही आएगी। पोजीशन शेयर नहीं होनी किसी की, एक नहीं आना है। फिर गूगल ने देखना है कि ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इस पर अप्लाई हो रहे हैं। 2 फैक्टर किसके हैं, वो फैक्टर गूगल के, वो गूगल खुद एनालिसिस करने लगा। आप चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई मेरी वेबसाइट को दूसरे नंबर पर क्यों दिखा रहे हो, मैंने तो सब कुछ कर लिया, ठीक है। दूसरा भी हो गया, एक और एट्रीब्यूट हो गया
अच्छा, एक एट्रीब्यूट और है इसका, और वो कौन सा है? विड्थ, कि भाई इसकी विड्थ कितनी होगी। अब इसकी विड्थ हम दे सकते हैं परसेंटेज में भी और पिक्सेल्स में भी। परसेंटेज का क्या मतलब है कि इतना परसेंट ऑफ साइज, इमेज का जो भी साइज है उसका इतना परसेंट कर दो। और पिक्सल का क्या मतलब है? पिक्सेल्स। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ 12, तो इसका क्या मतलब हुआ? पिक्सेल्स। और अगर मैं लिखता हूँ 12, लिखने का क्या मतलब है? 12 लिखने का मतलब है कि भैया पिक्सल बता रहे हो कि भाई इसका साइज 12 पिक्सल होना चाहिए फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर मैं 12 नहीं बताता और मैं बता देता हूँ ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं परसेंटेज बता रहा हूँ साइज में। तो अगर मैं इसके साथ कुछ नहीं लगाऊंगा तो गूगल क्या समझेगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? पिक्सेल्स बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कहा भाई मेरी विड्थ इसकी 12 पिक्सल तो बहुत थोड़ी होती है ना, हम कहते हैं इसकी विड्थ कर दो 200 पिक्सल्स, और फिर मैं कहता हूँ इसकी हाइट कर दो 150 पिक्सल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? दो एट्रीब्यूट्स और आगे, विड्थ और हाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। गूगल क्या कहता है? गूगल ये कहता है कि भाई आप जब कुछ तस्वीरें लगा रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो आपकी वेबसाइट तो तस्वीरों से भरी पड़ी होगी ना। अब क्रॉलर को बेचारे को कैसे समझ में आएगा कि आपकी भाई स्क्रीन तो एक ही आ रही है, मोबाइल की स्क्रीन हो या लैपटॉप की स्क्रीन हो, तो उसने क्या करना है? इन सारी तस्वीरों को स्क्रीन पर एडजस्ट करना है। और आप जब किसी चीज़ को देखते हो ना, किसी वेबसाइट को देखते हो, जैसे मेरा मोबाइल है, हम किसी वेबसाइट को देखते हैं तो क्या सारा ही वेबसाइट इधर आ जाती है पूरी? नहीं आती है, नहीं आती है। यूँ करते हैं हम, यूँ करते हैं, करते रहते हैं स्क्रॉल, फिर आती है पूरी वेबसाइट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ चीज़ें ऊपर आती हैं, कुछ चीज़ें नीचे आती हैं। लेकिन जब क्राउलर को यही नहीं पता कि आपके इमेजेस के साइजेस क्या हैं, तो क्या करेगा? आपकी वेबसाइट को लोड करेगा, लोड करने के बाद साइजेस को ऑब्जर्व करेगा, फिर हिलाता रहेगा जब तक आपकी वेबसाइट लोड नहीं हो जाती। आपने देखा है ना ऐसे अक्सर तस्वीरें ऊपर नीचे मूव कर रही होती हैं, कभी एक तस्वीर ऊपर आती है, फिर एकदम वो ऊपर नीचे थोड़ा सा झटका लेती है, फिर वो ऊपर चली जाती है, फिर थोड़ा सा टेक्स्ट हिलता है, फिर एक स्टेज आती है जिस पर आपकी वेबसाइट स्टेबल हो जाती है, फिर नहीं हिलती वो। क्यों? ये ऐसा क्यों हो रहा होता है? इसलिए कि क्राउलर को पता ही नहीं। बिल्कुल इस कमरे की मिसाल ले लें, जैसे मैं कहूँ ये कमरा है, इस रूम में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, अभी क्लासरूम है, इस क्लासरूम में हम कहते हैं भाई 50 चेयर्स हैं, 50 स्टूडेंट आ सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? चेयर्स नहीं है क्लासरूम में, पहले स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, स्टूडेंट्स 50 ही आए हैं, मतलब स्टूडेंट्स 50 ही आए हैं, लेकिन चेयर्स नहीं है क्लासरूम में। अब क्या होगा? अब चेयर्स आएंगी, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा ख्याल 20-25 स्टूडेंट्स को तो पहले बाहर भी निकालना पड़ेगा कि भाई आप बाहर से अंदर चेयर फिट कर लें। अब टाइम वेस्ट हुआ ना। लेकिन अगर हम ये काम चेयर्स पहले रख लें और स्टूडेंट्स बाद में आए तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ही है कि अगर इमेज के साइजेस का नहीं पता क्राउलर को, तो वो खुद एडजस्ट कर रहा है, किसी को बड़ा कर रहा है, किसी को छोटा कर रहा है, और एंड पे सबको उसने करना होगा, एक साइज देना होगा। अब वो साइजेस कौन से होंगे? वही होंगे जो उसके एक्चुअल साइजेस हैं, उस तरह एडजस्ट कर रहा होगा तो स्क्रीन बढ़ाता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इमेज के अंदर एक एट्रीब्यूट बहुत स्ट्रांगली यूज करना चाहिए विड्थ हाइट का, ताकि जब आपकी वेबसाइट लोड हो तो क्राउलर को पता लग जाए कि भाई इसके साइजेस क्या हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इसके विड्थ और हाइट को मैनेज करूंगा, खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, तो हो सकता है कि मेरा इमेज कंप्रेस हो। ऐसा है ना? मतलब देखें, एक कंपनी है, उसकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह सही नजर आती हैं विड्थ में, लेकिन कोई एक प्रोडक्ट है जो हाइट में सही नजर आती है, लंबाई के रुख में। पूरी प्रोडक्ट पड़ी है, स्लिम सी प्रोडक्ट है, यूं लंबाई के रुख में है। अब अगर उसको भी मैं चौड़ाई के रुख में दिखाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी ना, उसकी थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी पिक्चर। ऐसा भी फील होगा कि शायद क्लाइंट को समझ ना आएगी ये वही चीज़ है। तो फिर गूगल कहता है कि आप दोनों प्रॉपर्टीज को यूज ना करो, आप एक प्रॉपर्टी को यूज करो। एक प्रॉपर्टी को यूज करना बहुत जरूरी है। अगर फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मतलब ऐसे इमेजेस जो विड्थ हाइट यूज कर रहे हैं और ऐसे इमेजेस जो विड्थ हाइट यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो विड्थ हाइट यूज कर रहे होंगे उनकी वेबसाइट की स्पीड जल्दी लोड हो जाएगी वो, और जो नहीं कर रहे होंगे उनकी वेबसाइट देर से लोड होगी। तो इसका मतलब है जो वेबसाइट देर से लोड होंगी वो स्लो होंगी। ठीक है, ये स्लो का फैक्टर भी आपको पता लगा। ये मैंने इमेज पूरा कर दिया। वंस क्यों नहीं करेंगे? वंस क्यों नहीं करेंगे? बार बार क्यों करेंगे? एक ही दफा क्यों नहीं करेंगे? इमेज के ऊपर आपको स्क्रीन के साथ साइज सेट करना है ना। मिसाल के लिए आपकी किताब है, किताब में बुक रीडिंग कर रहे होते हैं ना, साथ पैराग्राफ लिखा होता है, साथ तस्वीर होती है, आपको अंदाजा है ना कितनी होनी चाहिए। अब मुझे ये भी अंदाजा है कि भाई मेरी जो वेबसाइट है उसको मोबाइल पर देखना है लोगों ने। अब मुझे पता है कि इमेज का साइज कितना बड़ा होना चाहिए, भाई मोबाइल के ऊपर पिक्चर कितनी बड़ी आनी चाहिए। ये ना हो कि बहुत बड़ा साइज में रख दूं तो वो मोबाइल के ऊपर इतना बड़ा साइज लेगी पिक्चर,
तो मैंने ये देखना है कि मोबाइल पे पिक्चर का साइज होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोग तो मोबाइल पर ही देख रहे हैं आपकी वेबसाइट्स को। मोबाइल में आपसे पिक्चर्स कर देते हैं और लैपटॉप वगैरह या पीसी पे ऑन करते हैं तो वो छोटे नहीं होते? बिल्कुल छोटे नजर नहीं आएंगे। और आपको एक बात बता दूं, गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स होनी चाहिए। इसका मतलब समझ में आया क्या है मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स? कि भाई अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल पे अच्छी चल रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। अगर आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल पे अच्छा नहीं चला रहे, डेस्कटॉप पे अच्छा चला रहे हैं, अब होगा क्या, डेस्कटॉप पे तो ठीक नजर आ रहे हैं ना। एग्जाम्पल दूं आपको इसकी, ये मैं एक वेबसाइट खोलता हूं, देखिएगा, लोगो देखें इसका, छोटा लग रहा है ना, डेस्कटॉप पे छोटा लग रहा है ना, किया हुआ छोटा खुद से, गूगल की सजेशन पे इसको छोटा किया। क्यों किया? कि ये मोबाइल पे तो बहुत ठीक लग रहा है, लेकिन जब मैं इसको अब ये देखिए, सॉरी डेस्कटॉप पे ठीक लग रहा है, मैं इसको छोटा करने लगूंगा, भाई ये मोबाइल में कैसे नजर आएगा? मोबाइल में जाने से बगैर मैं यहीं से देख लेता हूँ। हाँ, पता लग गया कैसा नजर आएगा? बड़ा हो गया। अब अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो क्या होगा? डेस्कटॉप पे ठीक नजर आएगा, मोबाइल पे क्या नुकसान क्या होगा इसका? भाई वो देखो, वो व्हाट्सएप का बटन कितना क्लोज है इसके, जैसे ही मैंने इसको क्रॉस कर बड़ा करना है ना, इसलिए क्या करना है, उसके ऊपर आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, बटन खराब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? यूजर एक्सपीरियंस खराब हो गया कि किसी बंदे ने अगर बटन को क्लिक करना होगा तो वो आइकन क्लिक हो रहा होगा। समझ में आ गई बात? चलें जब वापस आ जाते हैं, ये आप देखें, आपने किसी वेबसाइट को मोबाइल में देखना हो ना तो ऐसे देखा करें। और इस तरह की वेबसाइट्स को हम बोलते हैं कि ये वेबसाइट्स रिस्पॉन्सिव हैं। आपने देखा सब कुछ चेंज हो गया ना, नक्शा सारा वेबसाइट का, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। अगर फॉर एग्जांपल ये वैसी की वैसी ही रहती जैसे कि पहली वेबसाइट थी, मतलब पहले कैसे नजर आ रही थी, ये पहले ये नजर आ रही थी आपको ऐसे मेन्यूज नजर आ रहे थे, मोबाइल पे जाने के बाद भी मेन्यूज ऐसे ही नजर आते सब कुछ, और मैं क्या करता इसको छोटा बड़ा करके देखता, उसका मतलब है ये वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये पुराने जमाने की वेबसाइट बनी हुई है, आज के दौर के मुताबिक नई टेक्नोलॉजी के साथ ये वेबसाइट नहीं बनी हुई। चलें जी, अब आए जरा इसको जरा एग्जीक्यूट करें। मैं इसी फाइल में कर देता हूं टेस्ट केस में। बंद हो गई है फाइल, चलें दोबारा खोल लेते हैं। आ गया इमेज, माउस इसके ऊपर रखें जरा, टेक्स्ट आ गया, इसको बोलते हैं माउस ओवर टेक्स्ट, और ये टाइटल है। और मैं कर क्या रहा हूँ, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ आप देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जगह मुझे मिल जाए जहां पर जाकर मैं कीवर्ड यूज करूं। मैंने कीवर्ड आल्ट भी यूज किया, अभी मैंने एक और जगह भी कीवर्ड चेंज करना है, वो कहां पे करना है? अब आपने एक चीज इसकी और देख ली है, वो क्या है? ये नाम, यहां पर क्या नाम है इसका? सोशल मीडिया। असल में नाम क्या था? चीटिंग एजेंसी था। भाई आपने अपनी फाइल का नाम भी अपने कीवर्ड के ऊपर ही रखना है, ये भी ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर है। इसका मतलब क्या? अब इसका अब ये मतलब नहीं है कि 10 इमेज 10 के नाम तो नहीं रख सकते ना सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, तो किसी जगह पर प्राइमरी कीवर्ड लगा देंगे और किसी जगह पर सेकेंडरी कीवर्ड लगा लेंगे, और अगर प्राइमरी कीवर्ड भी लगाना होगा तो कीवर्ड लिखने के बाद आगे कुछ और एक्स्ट्रा लगा देंगे सर, ताकि वो नाम, फाइलों के नाम एक जैसे ना हो बिल्कुल। तो मैं इसको आया और यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, सोशल मीडिया, कैपिटल लेटर्स में फाइल के नाम नहीं लिखने, पहला कैरेक्टर कैपिटल भी नहीं करना, फाइलों के नाम स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। आपकी फाइलों के नाम, आपका यूआरएल स्मॉल लेटर्स में होना, लोअर एबीसी में होना चाहिए, ठीक है जी, स्मॉल लेटर्स को यूज करें। नहीं, कोडिंग में जब आप कंटेंट लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं, जो हमने पैराग्राफ तो प्रॉपर काफी तरह लिखा हुआ है ना हमने, ये हम सिर्फ यूआरएल की बात करें, नाम कैसे रखने हैं, ये नाम रखने के तरीके देख रहे हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इमेज का नाम ऐसा रखें तो इसका मतलब क्या हुआ? HTML का नाम भी ऐसा ही रखें, HTML फाइल का नाम भी यही होना चाहिए। लिख दिया मैंने, नाम चेंज कर दिया। अब ये एक और ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर अप्लाई हो गया। अब एक काम करें, जरा इसको रिफ्रेश करें। हाँ जी, अभी वो काम होगा जो आपसे है ना, क्या होगा ये? अब आपने कर दिया, परेशान नहीं किया, सर करते हैं सब ठीक होता है, हम करते हैं गलत हो जाता है। चलिए यहाँ पर भी गलत हो गया ना, क्या हुआ, क्या गलत हुआ? मैंने डॉट एच वो तो लिखा गया था, पहले का लिखा हुआ, वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं ना। नहीं नहीं बेटा, फाइल तो सेव थी ना, तो मैंने सेव का बटन दबा दिया तो उसने उसी के अंदर इसको अपडेट कर दिया।
ठीक है, ये तो मिस्टेक नहीं है। और क्या है, अच्छा नहीं चेंज कर दिया। मैंने उसका नाम ही चेंज कर दिया भाई, वो नाम नहीं है अब। पहले इस फाइल का नाम था सोशल मीडिया, अब इस फाइल का क्या नाम हो गया? तो नाम चेंज करने से इससे क्या प्रॉब्लम हुई है, ये पूछना चाह रहा हूँ। सर नोटपैड फाइल चेंज करवा। इसलिए कि हमने देखें फाइल का रेफरेंस दो जगह पर है, एक लोकेशन पर है, फिजिकल लोकेशन पर फाइल पड़ी हुई है, और एक लिंक में फाइल पड़ी हुई है। दो जगहों पे नाम लिखा हुआ है ना आपने एक जगह पे नाम चेंज किया है, दूसरी जगह पे तो भी पुराना नाम ही चल रहा है, तो आपको दोनों जगहों पर नाम को चेंज करना है। आ जाए वापस नोटपैड में, ठीक है। अब मैंने फाइल के नाम में डैश लगाया है, मैंने टाइटल में डैश नहीं लगाया। आप कंफ्यूज नहीं होना, टाइटल मैसेज है, फाइल नेम नहीं है। ये फाइल नेम है इसलिए मैं इसमें डैश लगा रहा हूं। अब मैं इधर आता हूं वापस और यहां आकर लिख देता हूं एजेंसी। पूरा हो गया नाम वही वाला। आपने अपना इम्तिहान नहीं लेना, आपने क्या करना है, उधर से नाम कॉपी करके लाएं और यहाँ लाकर इसको रिमूव करके पेस्ट कर दें, ताकि आपकी गलतियों की अपॉर्चुनिटीज कम हो, आपको अपनी गलतियां पता लग रही हो कि कर क्या रहे हैं। क्योंकि अगर इस तरह करेंगे तो नंबर ऑफ मिस्टेक्स के साथ आप अपनी गलती को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ऐसा कोई सोर्स है जिससे कि आपको लग रहा हो कि भाई ये तो वैलिड हो गया काम तरीका, ये वाला वैलिड तरीका यूज कर लेते हैं। आप देखें जरा क्या होता है, आ गई भाई। अब एक और ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है, और वो कौन सा फैक्टर है? वो फैक्टर है फाइल का साइज। इस फाइल का साइज देखो, वैसे तो इस फाइल का साइज बहुत ही छोटा है क्योंकि ऑलरेडी ऑप्टिमाइज है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी फाइल दिखाता हूं जो ऑप्टिमाइज नहीं है और फिर उसकी सोल्यूशन की बात करेंगे। ये इमेजेस हैं सारे, इसका साइज देखें, पता लग रहा है आपको क्या है? इसका साइज है 720 किलोबाइट्स, अबाउट 1K, है ना? तो काफी बड़ा साइज है इसका। आज 720 किलोबाइट्स की फाइलें हमारी वेबसाइट पर होंगी तो वेबसाइट तो स्लो होगी कि नहीं होगी? बहुत। अभी आपने देखा उसका 10 था, 20 होगा, 28 होगा। मैं कहता हूँ भाई ये साइजेस तो बहुत बड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इमेज के साइजेस को भी कम करना है। ये भी हमारा एक क्राइटेरिया है कि हमारे इमेजेस छोटे होने चाहिए जितने हो सकते हैं, मतलब मेरी मर्जी से नहीं, बल्कि जिस हद तक उन्हें छोटा किया जा सकता है मैं छोटा कर लूँ। यानी मैं गूगल से कहूँगा, यानी कोई टूल इस्तेमाल करूँगा कि भाई 720 वाली फाइल को मैं कितना छोटा कर सकता हूँ। अब मैं वो देखने लगा इमेज को मैंने छोटा कैसे करना है। यानी हमने जो इमेज डिज़ाइन करवानी है वो कंप्रेस इमेज डिज़ाइन करानी है। पढ़े सही जा रहे हो, इमेज की क्वालिटी में बहुत फ़र्क नहीं आना चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि डेस्कटॉप पर इमेज बड़ा नज़र आता है, लैप मोबाइल पर तो वैसे ही छोटा नज़र आना है। और उसने क्या कहा था, मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स, तो इसका मतलब है कि जैसा मोबाइल पर नज़र आ रहा है मैं उसी को देखूंगा। अब मैं इसके लिए कुछ ढूंढने लगा हूँ, कोई नई चीज़ कि भाई इसको छोटा करो, मुझे छोटा करके दिखाओ। ठीक है, कैसे छोटा करना है इसको? फाइल का फॉर्मेट क्या है? जेपीजी है। ओके, देखिएगा मैं क्या लिखने लगा हूँ, ऑनलाइन इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब ये मैं जो लिख रहा हूँ ये वीडियो में शामिल है। किसी ने ये नहीं पूछना सर वो क्या बताया था आपने, ठीक है, वीडियो देखिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ग्रुप में नहीं करना, जो चीज़ वीडियो में मौजूद है वो नहीं करना, जो क्वेश्चन वीडियो में नहीं होगा ना वो क्वेश्चन करना है, ताकि क्योंकि अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे मैं ग्रुप को बहुत ज़्यादा देखूंगा नहीं। मुझे पता होगा कि आपने ग्रुप में यूनिक क्वेश्चन करने हैं, फिर मैं देखूंगा ना। अब कोई बंदा जुम्मा मुबारक ग्रुप में कर रहा होगा तो गड़बड़ है ना, जुम्मा मुबारक कर लो यार, जरूर करो, मतलब पर्सनल मैसेज में कर दो ना, ग्रुप में तो नहीं जुम्मा मुबारक करना चाहिए ना। हाँ, फिर क्या करूँगा मैं, बंद कर दूंगा सबके ग्रुप्स। मतलब सिर्फ रेलिवेंट रहेंगे तो मैं तभी देखूंगा ना। अगर मैं इररेलेवेंट मैसेज देखूंगा, मेरे पास तो बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, क्लाइंट्स के भी होंगे, आपके भी होंगे, फिर मैं देखना बंद कर दूंगा उस ग्रुप को। सो ग्रुप में सिर्फ रेलिवेंट होकर बात करें। ऑनलाइन ऑप्टिमाइजेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, कितनी सारी ऑप्शंस आ गई है नीचे। जेपैग इमेज ऑप्टिमाइजेशन, मैंने लिखा ऑनलाइन इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल्स। चलो लिख दिया मैंने, देखते हैं क्या आता है। कितने सारे आ गए हैं टूल्स। एक लिखा हुआ है ऑप्टिमाइजिला, एक वेबसाइट है ऑप्टिमाइजिला के नाम से, इस पे चले जाते हैं। जी क्या कहता है, पता लग गया क्या किया मैंने? मैंने एक ऑनलाइन टूल फाइंड किया है जो मेरे इमेज को कंप्रेस कर दे, यानी इमेज को छोटा कर दे। अगर मेरे पास 700 किलोबाइट्स के इमेजेस हैं और मेरे पास 20 इमेज हैं तो आपको पता लग गया ना कितना साइज है। अब मैं कहता हूं भाई अपलोड,
और मैं उसी फाइल को पकड़ता हूँ जिसकी मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था। जी आ गया इमेज, बता रहा है 720 किलोबाइट्स क्या है। पढ़े जरा क्या कहता है, क्या कह रहा है, क्या कर सकता हूँ मैं इसके साथ। मतलब क्या करेगा, अबाउट 70% साइज को रिड्यूस कर सकता है वो उसका, यही कह रहे हैं ना आपको, यही कह रहा है। फाइन, अब हमने क्या कहा, इसको भाई डाउनलोड कर दो, बहुत अच्छा, बहुत मेहरबानी है आपकी। इसको हमने डाउनलोड करवाया इसे, और अब देखते हैं कि किस साइज में हमें देता है ये, देखते हैं अभी। अगर क्वालिटी ही खराब होगी तो हम क्यों यूज करेंगे फिर। एक बात याद रखिए, ये क्वालिटी वो नहीं है वो जो शादी के ऊपर तस्वीरें खींचते हैं तो वो क्वालिटी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। वेबसाइट के लिए हमें वो क्वालिटी नहीं चाहिए। हाँ, वेबसाइट के लिए हमें वो केबल वाली क्वालिटी भी नहीं चाहिए, टीवी चैनल वाली क्वालिटी भी नहीं चाहिए। वेबसाइट तो नजर आ रही है मोबाइल के ऊपर, तो इसका मतलब मोबाइल पे ठीक नजर आनी चाहिए तस्वीर। लेकिन अगर हम बहुत हाई फाई क्वालिटी में जाएंगे, साइजेस बड़े कर लेंगे उसके, तो हमें देखें हमारी वेबसाइट ने रैंक होना है उसके स्लो होने की वजह से। अगर वेबसाइट की स्पीड, वेबसाइट लोड होने में ज्यादा टाइम लेती है तो क्राउलर क्या करेगा, या विजिटर को देख लेते हैं, वो क्या करेगा, वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही है आपकी, वो क्या करेगा कि भाई क्या है तो वेबसाइट चलती नहीं है, ये कहेगा ना, वो दूसरी वेबसाइट पर चला जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम 2 से 3 सेकंड में अपनी वेबसाइट को लोड करवा लें। अगर हमारी वेबसाइट 2 से 3 सेकंड में लोड नहीं होती है तो इसका मतलब है हमारी वेबसाइट स्लो वेबसाइट्स की कैटेगरी है। ये लोड करवाने के लिए सारे फैक्टर्स हम पढ़ने लगे हैं जल्दी से। वाईफाई का इशू होगा तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा, तो हमें पता लग जाएगा ना, तो हम इंटरनेट की स्पीड चेक कर लेंगे, हम वेबसाइट की स्पीड भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी आगे। ये इसको खोलें जरा फोल्डर को, साइज देखें कितना हो गया अब इसका, कितना हो गया 240 60 से। अच्छा अब जरा और बात करते हैं, अभी भी इमेजेस की बात कर रहा हूँ। अब आज के दौर में बिल्कुल लेटेस्ट न्यू इमेज फॉर्मेट एक इंट्रोड्यूस हुआ है और उसको हम बोलते हैं वेब पी। ये नाम आपने पहली दफा ही सुना होगा, मतलब एक पीएनजी है एक जेपीजी है। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ ना तो मैं कहता हूँ पीएनजी ज़्यादा अच्छा है। अब आज के दौर में एक नया इमेज फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हुआ है और उसको बोलते हैं वेब पी। नाम से अंदाजा हो रहा है कि ये कोई वेब साइट का फॉर्मेट है ना, कोई इंटरनेट की दुनिया का फॉर्मेट है ये। मतलब ये कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है जो हम ग्राफिक्स की दुनिया में यूज कर रहे हो शायद, लेकिन है फॉर्मेट ग्राफिक्स का। ये कहाँ के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर्स के लिए। ये वाला जो फॉर्मेट है ये सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर्स का फॉर्मेट है, यानी इंटरनेट ब्राउजर के लिए है कि भाई इसमें तो साइज और ही ज़्यादा कम कर देगा। और गूगल कहता है कि अपनी सारी वेबसाइट के जो इमेजेस हैं उनको वेब पिक कर लोगे तो मैं बहुत ज़्यादा स्लो आपके इमेज के साइजेस कम कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, अब जरा दूसरे फॉर्मेट पे जाए। अब देखें जरा ये वेब पी कैसे बनेगा, क्योंकि फोटोशॉप में तो वेब पी का कोई ऑप्शन नहीं है। इलस्ट्रेटर में जाओगे तो वो भी फाइल एज ए वेब पी सेव नहीं होगी, यानी कि जो प्रोग्राम्स हैं वो ये ऑप्शन नहीं दे रहे हैं अभी आपको। मे भी आने वाले दिनों में वो इस फॉर्मेट को ले आए, लेकिन अभी तक वो उसमें नहीं लाए हुए हैं। जी अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बोले मैं करना क्या चाहता हूँ, बताया ना मैं क्या करना चाहता हूँ, आप बताएं मैं क्या करना चाहता हूँ। देखिए मैं जो कुछ करता हूँ आपको पता है, मैं सर्च करके करता हूँ, ऐसे ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप बताएंगे ताकि आपने भी जब ये करना होगा आपको पता होगा कि आपने सर्च क्वेरी क्या लिखनी है। जी जी, अब हमने कह रहे हैं कि हमने अपने इमेज को वेब पेज पे कन्वर्ट करना है। और ये इमेज कौन सा था, जेपीजी था कि पीएनजी था? मेरा ख्याल है ये पीएनजी था। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मुझे एक टूल चाहिए जो ऑनलाइन मेरे पीएनजी को वेब पी में ले जाए, यही चाहता हूं मैं। तो मैं लिखता हूं ऑनलाइन पीएनजी टू वेब पी कन्वर्टर। आ गया, ये इसलिए खुद ब खुद आया कि मैं यूज करता हूं इसमें। ठीक है, आपके कंप्यूटर पे नहीं आएगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। आगे साइट कहता है पीएनजी टू वेब कन्वर्टर। चलो वेब पी कन्वर्टर, इस पर आओ। ये क्या कहता है, फाइल सेलेक्ट करें। मैं उसी फाइल को अब फिर चूज करता हूं जो 720 किलोबाइट्स की थी। जी आ गई है फाइल कन्वर्ट। क्वालिटी में तो कोई फर्क नहीं लग रहा, सही क्वालिटी आ रही है ना। डाउनलोड, अब साइज देखें आप,
720 से 64 किलोवाट, ये है लेटेस्ट पावर। वो ये कहता है कि भाई आप क्या करो, इसका मतलब कि ये क्या करना क्या है, बोले मेरे पास जो वेबसाइट आ रही है ऑप्टिमाइजेशन के लिए उस पर ये सब कुछ हुआ है भाई, इमेज लगे हुए हैं, टेक्स्ट लिखा हुआ है, वेबसाइट बिल्कुल रेडी है, क्लाइंट्स इसको पढ़ते हैं, जिनको वो अपनी वेबसाइट का यूआरएल भेजते हैं वो उनको बिजनेस भी देते हैं वेबसाइट से, मतलब सब कुछ रेडी है ना। अब मैं ये सब चीज़ें चेंज करने लगा हूँ। मैंने क्या करना है, उसकी वेबसाइट को देखना है और उसके इमेजेस के साइजेस को देखना है, और फिर मैंने देखना है उसकी वेबसाइट की स्पीड कैसी है, फिर मैंने उसके सारे इमेज डाउनलोड करने हैं, उनको रीडिज़ाइन करना है और फिर उनको अपलोड करना है। मैं इमेज को बिल्कुल कोई एडिट नहीं कर रहा, आपने देखा मैंने एडिटिंग की है, इमेज वही का वही है, जो पहले था वही है, सिर्फ और सिर्फ मैं साइज को चेंज कर रहा हूँ। ये वाला फॉर्मेट सिर्फ ब्राउजर सपोर्टेड है और वेबसाइट ब्राउजर पे ही खुलती है, ठीक है। इसी वजह से उसने साइज को, क्योंकि जो बाकी के फॉर्मेट्स हैं उसने कंपैटिबिलिटी करनी है मुख्तलिफ एप्लीकेशन से, इसलिए उसका साइज बड़ा था। तो इसने क्या किया, 800 किलोबाइट की फाइल को 64 किलोबाइट्स में कर दिया। अब आपको अंदाजा हो गया कि आपने अपनी वेबसाइट की स्पीड कितनी ज्यादा इंप्रूव कर ली। अगर आपकी वेबसाइट पे 40 इमेज है तो कितनी इंप्रूव की, 10 इमेज है तो कितनी इंप्रूव की, 100 इमेज है तो कितनी इंप्रूव की। समझ में आ गया वेब पीक क्या होता है। ये हमने इमेज को पढ़ा भी है और इमेज की ऑप्टिमाइजेशन को कवर भी किया है कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है। यानी मेरे पास अगर कोई बंदा आएगा कि मुझे अपनी एसईओ करवानी है तो इमेज के हवाले से मुझे क्या करना है, ये अब आप लोग मुझे बताएं। मतलब कोई बंदा मुझे कहता है आइए मेरे पास, मैंने उसके एनालिसिस करनी है ना, इसको हम बोलते हैं ऑडिट करना। तो मेरे पास एक वेबसाइट आएगी और मैं सिर्फ उसके इमेज का ऑडिट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या क्या करना है उसकी वेबसाइट पे। यस नहीं, शुरू से बताओ, डाउनलोड नहीं करना पहले यार, पहले तो देखूंगा ना, किसी भी चीज को देखना है पहले ना, तो वो हाँ चेक करने हैं, टोटल करने हैं, फिर उनके साइज चेक करने हैं, ये चेक करना है वो हमारे सपोर्टेड है या नहीं है। अगर तो नहीं है तो गूगल के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग उनको एडजस्ट करना है। और आप सबको पता है, बता नहीं रहे, कहीं नहीं बता रहे, शरारत कर रहे, क्या है बताओ ना। आप बताओ भाई, गाड़ी आता है ना, मतलब मैकेनिक के पास जाता है, मेरी गाड़ी चेक करो जरा, हाँ तो गाड़ी को चेक करेंगे ना, क्या क्या मसला है, पहले बाइक से ही देखेंगे कि सीधा इंजन खोल के बैठ जाएंगे, पहले बाइक के मसाइल बताएंगे ना। देखिए जब भी कोई बंदा आएगा आपकी वेबसाइट पे, अगर वो सिर्फ इमेज का ऑडिट करना चाहता है तो सबसे पहले वो देखेगा नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। उसके बाद वो देखेगा कि इमेज, ठीक है, इमेज के टैग एट्रीब्यूट्स क्या हैं, क्या उसने आर्ट यूज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, क्या उसने टाइटल यूज किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। उसके बाद वो किसी एक इमेज का साइज देख के अंदाजा लगाएगा कि इमेज के साइजेस कैसे हैं, फिर वो इमेजेस को डाउनलोड करेगा, फिर वो इमेजेस के नाम देखेगा। फॉर एग्जांपल 20 इमेज थे, एक इमेज का नाम था 01, एक इमेज का नाम था 02, एक इमेज का नाम था 05, ठीक नाम है, ठीक नाम है, गलत नाम है भाई। उन कंटेंट के हिसाब से नाम रखने थे ना, कीवर्ड के हिसाब से, फिर नामों को चेंज करेगा। अब वो नामों को चेंज करेगा तो लंबा काम हो गया ना लंबा काम, क्योंकि इमेज के टैग में भी तो नाम है, फाइलों के नाम चेंज किए जहां जहां यूज हुए हैं, तो ये सारी की सारी क्या कहलाएगी, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। चलिए आप अटेंडेंस ले लें।